वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है राज्यपाल अर्थात गवर्नर। यह टॉपिक बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ से बीपीएससी ने हमेशा अल्टरनेट करके एक प्रश्न पूछा है। तो यह टॉपिक आपके आगामी 66 बीपीएससी और 67 बीपीएससी मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत हम क्वेश्चन से करेंगे। जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है उसको एक बार एनालाइज करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए एनालाइज करते हैं एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, डिस्कस द पावर एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर इन बिहार पॉलिटिक्स। इन दिस क्वेश्चन आपसे डिमांड किया गया है कि उसकी पावर और उसकी जो पोजीशन है, अर्थात गवर्नर की जो पावर है और जो पोजीशन है, उसको डिस्कस कीजिए इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हुए हैं प्रीवियस में। एग्जामिन द स्टेटस एंड पावर ऑफ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। ठीक है, ये पूरे ओवरऑल कंटेक्स्ट में पूछा है, बिहार का कोई रेफरेंस नहीं लिया है। हाउएवर इफ यू आर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हैं बिहार का पेपर, तो आपको बिहार का कंटेक्स्ट, बिहार का फ्लेवर देना आवश्यक है। कुछ भी एक इंसिडेंट आप वहां जोड़िए, लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में आपको प्रश्नों को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर एंड हिज रोल इन बिहार। तो फिर से पावर एंड फंक्शन, उनकी क्या पावर है, उनकी क्या शक्तियां हैं और उनके क्या कार्य हैं, उसके बारे में आपको चर्चा किया गया है बिहार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पार्टिकुलरली इन बिहार, इज ही मेयर ऑफ पपेट। माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो क्वेश्चन में आता है डिस्कस, दूसरा है एग्जामिन और तीसरा है क्रिटिकली। ये सारे तथ्यों को ध्यान से देखिएगा। तो क्रिटिकली एग्जामिन जब आपसे पूछा है, तो क्रिटिकली एग्जामिन में आपको सारी चीजों को डिस्कस करने हैं, प्रोस एंड कॉन्स, जितनी भी चीजें हैं उसके सभी चीजों को बताना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस तरह के टर्म मेयर अ पपेट, होल्ड ऑन, मेयर अ पपेट और एजेंट ऑफ द सेंटर और रबर स्टैम्प, मान ले कभी अभी इस प्रश्न में है मेयर अ पपेट, इस मेयर अ पपेट के हटा करके सिर्फ ये दे देगा एजेंट ऑफ द सेंटर, या उसको भी ना देके ये बोल दे कि मेयर अ रबर स्टैम्प। ठीक है, ही इज ओनली अ रबर स्टैम्प। इस तरह का प्रश्न दे दे। सारे प्रश्नों को जो एक तरीका होता है लिखने का, वो लगभग एक ही है। मेयर ऑफ पपेट, एजेंट ऑफ द सेंटर और रबर स्टाम्प, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। एक क्या होता है कि जब भी कभी कुछ घटनाएं घटती है तो उसी पर आधारित वो प्रश्न बन जाता है। तो ये उसमें चौंकना नहीं कि अब क्या लिखना है, एक वर्डिंग को स्टिक नहीं होना है। सो बेसिक क्वेश्चंस आपको क्या पूछा जा रहा है, अबाउट द राज्यपाल, आपको राज्यपाल के बारे में लिखना है, उनकी शक्तियां के बारे में लिखना है, उनके कार्यों के बारे में लिखना है। तो एक ओवरऑल नॉलेज आपको होना चाहिए राज्यपाल के बारे में। तो चलिए, ये तो हुआ क्वेश्चंस डिस्कशन। अब हम चलते हैं किस तरीके से प्रश्नों को ओवरऑल हम देखेंगे और किस तरीके से आप वहां लिखिएगा। मैं एक ओवरऑल व्यू राज्यपाल के बारे में रखूंगा और उसी पर आपको क्वेश्चंस वहां लिखने हैं। अगर आपको इस टॉपिक में किसी तरह का समस्या आपको आती है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताइए, अवगत करवाइए कि इस तरीके की समस्या आप फेस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। एक ओवरऑल व्यू जो आपको गवर्नर के बारे में चाहिए, वो इस टॉपिक से आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। अनुच्छेद 153 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 है, उसमें यह चर्चा किया गया है कि प्रत्येक राज्यपाल, जो प्रत्येक राज्य है वहाँ क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल होना चाहिए। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना आवश्यक है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और केंद्र में जिस तरह राष्ट्रपति की शक्ति होती है, ठीक उसी तरह राज्य में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है। ध्यान रखिएगा। कहता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति, आप कंटेक्स्ट देखिएगा, सेंटर में जिस तरीके से राष्ट्रपति का पोजीशन होता है, ऑल्दो राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है, लेकिन सारे की सारे जो पावर होते हैं वो किसमें शामिल होता है, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीगण में। ठीक है। सो ग्रुप ऑफ जो मिनिस्टर्स है, ठीक है,
तो उसमें शामिल होते हैं। तो उसी तरीके से राज्यपाल की जो शक्तियां होती है, सारे कार्य तो राज्यपाल के नाम से किया जाता है, लेकिन इन सारे का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीगण। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक, ध्यान रखिएगा, वैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, तथा राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, वह खुद की सलाह से काम नहीं कर सकते हैं। राज्य का प्रशासन में वह खुद की सलाह से काम नहीं कर सकता है, अर्थात स्वविवेक का उपयोग राज्य के प्रशासन को चलाने में राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करना होता है, किंतु उसे कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। 1956 से यह व्यवस्था की गई है कि एक से अधिक राज्य में जब भी किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाएगा, तो जिस राज्य में वह कार्य करेगा वह उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। इस लाइन का कहने का मतलब यह है कि पहले क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको आर्टिकल 153 में क्या चर्चा किया गया है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आपने एक समझ गया कि भाई इंडियन स्टेट जो है उसमें आर्टिकल 153 के तहत एक राज्यपाल होना आवश्यक है। बट लेटर ऑन इन 1956 यह प्रोविजन किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 2 स्टेट है और एक व्यक्ति है जो वहाँ का राज्यपाल है। ठीक है, तो अब क्या है, क्या ये राज्यपाल, मान लेते हैं ये पहले राज्यपाल थे बिहार का और अब ये राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश का भी बना दिए गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था का काम है बिहार के मंत्रिपरिषद देख सकता है? नहीं। इनको उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था के लिए यही का मंत्रिपरिषद का सलाह लेना आवश्यक है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बिहार का राज्य प्रशासन चलाने के लिए बिहार के मंत्रिपरिषद का वो सलाह ले रहे थे। यस, ये दोनों स्टेट का क्या है, हेड है, वैधानिक प्रधान है, लेकिन दोनों स्टेट के जो मंत्रिपरिषद हैं उनके अलग अलग सलाह लेंगे उनके कंटेक्स्ट में। बस इतनी सी बात है यहाँ। आई होप इतनी बातें आपको आई होगी समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब आगे क्या कहता है। संविधान के मुताबिक राज्यपाल का दोहरी भूमिका होती है। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में यह चर्चा किया गया है कि राज्यपाल के पास 2 भूमिका होती है, दोहरी भूमिका होती है। अब दोहरी भूमिका रोल यहीं पर है, रोल। ठीक है, एक भूमिका कहने का मतलब होता है रोल। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपको हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ने से हिचकिएगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश क्वेश्चन में जो वर्ड होते हैं आपको इजीली समझ में आ जाता है रेदर देन बीइंग अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी। आपको हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन को झट से स्विच ओवर कीजिए इंग्लिश में और आप अपने शब्दों में हिंदी में लिखिए। ठीक है, सो भूमिका अदा करता है, यानी रोल क्या होता है, यानी दोहरी रोल होता है किसका, ड्यूअल रोल, यानी दोहरी भूमिका को हम बोलते हैं ड्यूअल रोल। राइट। सो अब ड्यूअल रोल क्या है गवर्नर का, एक तो वह राज्य के मंत्रिपरिषद, जिससे कि हमने बता रहा था मंत्रिपरिषद, ठीक है, की सलाह मानने के लिए राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, अब वो उनका कर्तव्य होता है वो सलाह माने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, और जो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको, स्टेट की जो मिनिस्टर होते हैं उनके सलाह माने, और उसके अलावे वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, अर्थात सेंटर और स्टेट के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है कौन, गवर्नर। सो इन इंडिकेशंस आप वहाँ इस तरीके से एक छोटा सा ब्लॉक बनाएंगे, एक प्रमुख वहाँ पर आप दे सकते हैं, वह क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, और वो क्या होते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच क्या करते हैं, एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सो ये इंडिकेटिव फॉर्म होता है। वह राज्य में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। तो ये तो था उनके भूमिका, जो रोल है वो। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहीं पर डिस्कस करना चाहूँगा इस चीज़ों को, कि क्वेश्चंस में जैसे ही क्रिटिकली एग्जामिनेशन वाला पोर्शन आता है, सो अब आप पर निर्भर करता है कि इन विच वे यू वांट टू लीड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को किस तरीके से लीड करना चाह रहे हैं,
किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं। एक होता है निगेटिव कंटेक्स्ट, एक होता है पॉजिटिव कंटेक्स्ट। जैसे कई बार ऐसा बोलता है कि क्वेश्चन को इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है दैट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म, अर्थात यह मुद्दा बन गया है किसका, क्रिटिसिज्म का, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और होते रहते हैं जो यह इस जो पोस्ट है उसको मिस यूटिलाइजेशन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन हमारी सलाह यही रहेगी कि क्वेश्चन की शुरुआत जो है हमेशा पॉजिटिव नोट से करें ताकि एग्जामिनर के माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। तो अब इसके अलावे जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं, अब इनकी योग्यताओं को देखेंगे और उसके बाद उनकी जो पावर है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने के लिए भारतीय संविधान में कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या होता है कि राज्यपाल जो होता है ना उस सेम स्टेट से नहीं बनाया जाता। ये एक ऐसा नहीं है, संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है, एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि दूसरे स्टेट के व्यक्ति को वहाँ का राज्यपाल बनाया जाता है, सो दैट ही स्टे फेयर इन डीलिंग विद एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, ताकि वह फेयरली काम कर सके उस राज्य में। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और वह कोई लाभ के पद पर आसीन नहीं है, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस उनके पास ना हो। सो ये बेसिकली इनके जो योग्यता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति के अगर नियुक्ति की बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा सीधे नहीं किया जाता, अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं किया जाता है, और ना ही उसको अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रतिक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। ठीक है, ना तो जनता डायरेक्ट चुनते हैं और ना ही राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो चुनाव इस तरीके से जाता है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और ये नियुक्ति कैसे की जाती है, राष्ट्रपति की मुहर लगे एक आज्ञा पत्र होता है, उसी के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से। और ये भी कन्वेंशन है कि जिसकी सरकार होती है उसी का गवर्नर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि पहले की जो सरकार होती है उसके गवर्नर होते हैं, उनको हटना पड़ता है और या तो वो खुद रिजाइन दे देते हैं। अगर वो चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन वही होता है कभी उनको ट्रांसफ़र बार बार कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो खुद ही रिजाइन दे देते हैं। अब हम राज्यपाल की वेतन और भत्ते की बात करें तो राज्यपाल को वर्तमान में 3,50,000 मासिक वेतन मिलता है तथा निःशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाएं और भत्ते भी, विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 158 में लिखा है राज्यपाल को वेतन, जो प्राप्त वेतन, भत्ते और अन्य उपलब्धियां की जो पदावली है, ठीक है, तो उनको पदावधि के समय कम नहीं किया जा सकता। यहाँ पदावधि कर दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब मैं समझा देता हूँ कि आर्टिकल 157 में आपने देखा था एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता को। 158 में उनके वेतन और भत्ते के बारे में जो चर्चा की गई है उसमें क्या है, उसमें यह कहता है कि राज्यपाल का जो प्राप्त वेतन है उनको पद पर रहते समय कम नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर 3.5 लाख रुपया है तो उसे आप कम करके 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया नहीं कर सकते हैं। ये संविधान में चर्चा किया है, संविधान के अनुच्छेद 158 में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, आगे राज्यपाल की पदावधि की बात करें तो राज्यपाल का जो जनरल टर्म्स होते हैं का जो समय होता है वो 5 वर्षों के लिए उनको नियुक्त किया जाता है और यह अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसके कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है। ठीक है, सो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है जनरली 5 वर्षों के लिए होता है, बट बिफोर दैट आर्टिकल 156 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो टर्म होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है। आगे कहता है कि प्रसाद पर्यंत अर्थात प्रसन्नता से तात्पर्य है कि केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि किसी महाभियोग या अन्य विधि के द्वारा उसे नहीं हटाया जा सकता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की व्यवस्था की गई है संविधान में, उस तरह की प्रोसीजर राज्यपाल को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की कोई प्रोसेस की व्यवस्था नहीं है। तो उनको हटाने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति आर्टिकल 156 के तहत उनको हटा सकते हैं।
और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का उपयोग स्वविवेक से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम राज्यपाल की जो शक्तियां हैं और उनके जो कार्य हैं उसके डिस्कस करते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अनुच्छेद 213 में उसे वह सभी अधिकार प्राप्त होता है जिस तरीके से अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। अर्थात संसद में, पार्लियामेंट में जिस तरीके से राष्ट्रपति को पावर है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, उसी तरह से ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल के कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है राज्य में। ठीक है, अर्थात केंद्र में जिस तरीके से आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है, उसी तरह से 213 के तहत किसको प्राप्त है? केंद्र में, राज्य में राज्यपाल को। ठीक है, आइए राज्यपाल की शक्तियां और उसके कार्यों को हम समझ सकते हैं इस तरीके से। कौन कौन से कार्य हैं? जो शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो इसको याद कर लीजिएगा, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, और यहाँ जो विधायी है इसको इस तरीके से लिख लीजिए, विधायी शक्तियां। ठीक है, चलिए कार्यकारी शक्तियों को देखते हैं। कार्यकारी शक्तियां में आप देखेंगे कि राज्य सरकार के सभी जो कार्यकारी कार्य होते हैं, जो भी औपचारिक कार्य होते हैं, वह राज्यपाल के नाम पर ही किया जाता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी नियुक्ति करता है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं और इस कुलाधिपति होने के नाते वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तों का अवधि तय करता है। अर्थात राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और उसकी सेवा शर्तें भी उसी के द्वारा तय किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन अर्थात आर्टिकल 356 के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कर सकते हैं, अर्थात एज ए एजेंट, जिसकी हम चर्चा पीछे कर रहे थे। तो यहीं वो होता है, आर्टिकल 356 को जब डिफाइन कीजिएगा तो उनके एजेंट की भूमिका, ठीक है, आएगा। सिर्फ और सिर्फ रोल की चर्चा करने को कहे तो आर्टिकल 356 को डिफाइन करना मत भूलिएगा कि किस तरीके से आर्टिकल 356 में वह रिपोर्ट भेजते हैं और उस रिपोर्ट को भेजने के बाद जब यह प्रेसिडेंट को लग जाता है कि अब वो समय आ गया है कि जब राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो गए हैं और अब राज्य में केंद्र अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, उस स्थिति में राज्य के जो राज्यपाल होता है वह वहाँ का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं और वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। ये सारे चर्चा आपको एग्जाम के पेपर में करना है अगर सिर्फ और सिर्फ रोल की बातें करेगा, शक्तियां की बातें नहीं कर रही है तो। ठीक है, ओके। अब आइए हम उनकी विधायी शक्तियों को देखते हैं। जो उनकी विधायी शक्तियां हैं उसमें क्या क्या है। राज्यपाल राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है और इस नाते उनकी निम्नलिखित विधायी शक्तियां हैं। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान और विघटित कर सकता है। वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करते हैं। ठीक है, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनयन करते हैं अगर उनको लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव होता है, विधान परिषद में, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद में सदस्यों का 1/6 संख्या तक मनोनयन करता है। जो भी विधान परिषद में सदस्य है, स्ट्रेंथ है, उसका 1/6 जो है राज्यपाल नियुक्त। अगर हम वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात राज्य का बजट को राज्य विधान मंडल के सामने रखा जाए। अर्थात यह सुनिश्चित करना कि राज्य के बजट को राज्य विधान मंडल के सामने रखा गया है, यह किसका काम है? राज्यपाल का काम है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
अर्थात बिना राज्यपाल के सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य के विधानसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना राज्यपाल की सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, अर्थात ग्रांट की मांग नहीं की जा सकती है। ग्रांट की मांग के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी है। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है, जो कंटीजेंसी फंड है वहां से एडवांस ले सकते हैं। पंचायतों और नगरपालिका के वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का गठन करता है, अर्थात राज्य वित्त आयोग का गठन की जिम्मेदारी राज्य के राज्यपाल पर होता है, और वो किस लिए? पंचायतों और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए। ठीक है। अगर शक्तियों की बात करें तो न्यायिक शक्तियां, जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां होती है, उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश की निलंबित और परिहार या लघुकरण करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल में होता है। वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों, अर्थात जो भी सेशन जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। ये क्वेश्चन पीटी में भी पूछे जाते हैं। वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है, और इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय, जो राज्य के उच्च न्यायालय होता है, और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। तो ये तो थे उनकी कुछ न्यायिक शक्तियां। तो आपने देखा कि उनकी जो विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं और कार्यकारी शक्तियां क्या क्या है। अब आइए, अब हम कुछ चर्चा करते हैं जो बिहार के कंटेक्स्ट में फ्लेवर आपको देगा। कौन कौन सी घटना हुई है जहां पर राज्यपाल की भूमिका थी और उन्होंने किस तरीके से अदा किया। आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि ये सब सारी जो घटनाएं हैं किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम आउट कर देता है। आखिर क्यों बीपीएससी वहां से क्वेश्चन पिकअप और इस तरीके को क्वेश्चन को बनाता है। देखिए 2000 का इंसिडेंट देखिएगा। 2000 में क्या हुआ था, विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसके बाद राज्यपाल थे उसमें बीसी पांडे जी। ठीक है। तो जब राज्यपाल बीसी पांडे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनाने का न्योता दिया था। ठीक है। किसको दिया? नीतीश कुमार लेड जो एनडीए गवर्नमेंट था उसको न्योता दिया, जबकि राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली आरजेडी सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी थी। सो जनरली क्या कन्वेंशन होता है? जनरली यही कन्वेंशन है कि जो बड़ी पार्टियां होती है उसको आप न्योता देंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन बीसी पांडे जी ने खेला खेल दिए और उन्होंने क्या किया, जो नीतीश कुमार वाली जो एनडीए की सरकार थी उनको न्योता दिया 2020 में। ये तो पहला कंटेक्स्ट हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये इंसिडेंट, तो आप सभी को मालूम होगा। ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी और एनी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दे नो दिस कंटेक्स्ट, बूटा सिंह और नीतीश कुमार का कंटेक्स्ट। 2005 में इतनी चर्चा हुई कि पूरा न्यूज इन्हीं दोनों पर छाया रहता था। सो विवादित था बूटा सिंह का बिहार में जो उनका कार्यकाल था। अब वो क्या था कार्यकाल, अब आइए मामला देखते हैं कि क्या था मामला। जनरली क्या था, बूटा सिंह का जो बिहार में लगभग गवर्नर का जो कार्यकाल वो 1.5 सालों तक रहा था एज ए राज्यपाल, और ये वही समय था जब बिहार की राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। बूटा सिंह का राज्यपाल का कार्यकाल विवादास्पद भी रहा। अपने पद पर रहने के दौरान उनके फैसलों ने दिल्ली से लेकर बिहार तक हलचल मचा दिया था। यहां तक कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला को गलत करार दिया था। अब मामला क्या था भाई, दरअसल 23 मई 2005 को बिहार विधानसभा भंग कर दिया गया था। उन्होंने बिहार विधानसभा को भंग करने की संस्तुति दे दी। इस फैसले पर राज्यपाल और केंद्र की भूमिका पर भी कई सवाल उठे थे। जो केंद्र और राज्यपाल की जो भूमिका थी उसके पर कई सवाल उठे थे। उस समय हुआ यह था कि नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थे, लेकिन बूटा सिंह ने, और चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, बूटा सिंह ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी और उन्हें मौका नहीं दिया था। इसलिए नीतीश कुमार दूसरी बार उस समय बिहार के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, अर्थात उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया गया। ठीक है। तो ये तो कंटेक्स्ट था बूटा सिंह का। तो पहले आपने देखा 2000 में क्या स्थिति हुआ था, 2005 में क्या स्थिति हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट पर का इस पर क्या टिप्पणी था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, यह मामला 2005 में ही सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार विधानसभा का भंग करना असंवैधानिक था और इसे केंद्र को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बूटा सिंह ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा का निर्णय जल्दीबाजी में की थी और केंद्र सरकार को भेजा
जो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट भेजा वो जल्दबाजी में रिपोर्ट भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद केंद्र को जिम्मेदार जो था वह नहीं ठहराया था, बल्कि किसको जिम्मेदार ठहराया था? राज्यपाल को। अब आगे की चर्चा हम करने से पहले एक कंटेक्स्ट और आपको हम बताएंगे। एक कंटेक्स्ट और क्या है? एक कंटेक्स्ट और यह है कि आप 2015 की स्थिति आपको मालूम होगा। याद है 2015 की स्थिति क्या हुआ था? नीतीश कुमार वर्सेज जीतन राम मांझी। ठीक है, देखिएगा राज्यपाल की जो भूमिकाएं होती हैं वो किस तरीके से होती है राज्य में। तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट स्पेशली इन बिहार, देन यू हैव टू ऐड ऑन दिस ऑल एग्जाम्पल। आपको ये सारे एग्जाम्पल आपको ऐड करने हैं। सो नीतीश कुमार वर्सेस जीतन राम की स्थिति आपको मालूम होगा। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए थे, और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जीतन राम मांझी को जब नीतीश कुमार जी ने बोला कि भाई चलिए अब हम बनते हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दिया था कि जदयू का नेता तो हम ही हैं। ठीक है, लीडर ऑफ द जदयू जो है वो हम ही हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ था? मामला जो राज्यपाल के पास गया था, दोनों नेता जो हैं राज्यपाल के पास गए थे, और फिर क्या स्थिति हुई थी आपने देखा। तो यहाँ होता है राज्यपाल के स्वविवेक का उपयोग, उनकी भूमिका का उपयोग। तो ये सारे पक्षों को आपको लिखना है एग्जाम में। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से आप फोल्ड। मैंने उनके रूल, पावर, उनकी जो नॉर्मल जो नियुक्ति होती है, उनकी पेमेंट होती है, सभी पर चर्चा एक ओवरऑल किया है। आपको यहीं से क्वेश्चंस को पिकअप करने हैं, और जो आंसर है आपको यहाँ से पिकअप करने हैं, और बस आपको प्रोजेक्ट करने हैं। आगे की राह क्या हो सकती है, अर्थात राज्यपाल क्या कर सकते हैं? विवेकाधीन शक्तियों का जो विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। कैसे? सरकार की कार्यप्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों और व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और कुशलता से कार्य करे। संघवाद को मजबूत करना। राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में अंतर राज्य परिषद और राज्यसभा की भूमिका को मजबूत किया जाना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये तो था आगे की राह कि किस तरीके से उनको विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, और क्या हो सकता है संघवाद को मजबूत करने का तरीका। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक दैट वाज रिलेटेड विद द गवर्नर। आई होप आपको कुछ परसेप्शंस क्लियर किया होगा इस प्रश्न के मामले में, तो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।